ब्रेस्ट कैंसर अगर समय से ट्रीट कर लिया जाए तो 100% क्योरेबल है। ब्रेस्ट कैंसर कौन से सब टाइप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मिथ्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। देखिए, मिथ एंड फैक्ट्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के हमारे टाइम में है वो व्हाट्सएप है। अगर साइज छोटा है 100% क्योर है। और वेयरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रा, इज दिस गोइंग टू कॉज कैंसर? नो। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। नमस्ते, द चबूतरा देख रहे हैं आप। मैं हूं सोनल दतिया। हम तमाम पहलुओं पर आपके बीच वीडियोस लाते रहते हैं। अलग अलग मुद्दों पर द चबूतरा विमर्श करता रहता है। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बात हम करने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ डॉक्टर गर्वित चिटकारा हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी ब्रेस्ट हमारे साथ हैं। और लंबा चौड़ा इनका अनुभव रहा है। आउटलुक मैगजीन के अकॉर्डिंग भी टॉप 10 डॉक्टर्स में आप शुमार हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर गर्वित चिटकारा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड ऑन्कोप्लास्टी इन नानावटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई में हूँ। मैं वहाँ पे ब्रेस्ट यूनिट को हेड कर रहा हूँ। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा मैं कैंसर जीनोमिक्स और जेनेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। उसके भी मैंने कुछ कोर्सेज हार्वर्ड से किए हुए हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बहुत ही सामान्य हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर। आंकड़े बहुत डरावने हैं, बहुत भयानक हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत से तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर आज महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर का जो समस्या है वो किस तरीके से फैल रही है, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, किन किन बातों का आप ख्याल रख सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम डॉक्टर साहब से आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे सर कि जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर किस तरीके से ये है, क्या बेसिकली व्हाट इट इज़। ये एक बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। बड़ा एक हवा बना दिया जाता है कैंसर के नाम पे कि कैंसर एक बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी कैंसर बॉडी का एक पार्ट है जो एबनॉर्मली ग्रो करने लगता है। बॉडी का एक पूरा पार्ट बोलना गलत होगा, बट बॉडी के पार्ट के कुछ सेल जो यूजुअली तो बॉडी के कंट्रोल में रहते हैं, बट ये सेल्स ऐसे हो जाते हैं जो बिना कंट्रोल के ग्रोथ करते हैं। जब वो बिना कंट्रोल के ग्रो करने लगते हैं तो उनमें एक क्षमता पैदा हो जाती है जिसको बोलते हैं फैलने की क्षमता, जिसकी वजह से उसे कैंसर बोला जाता है। अब ये जिस अंग में शुरू होगा उस अंग को उसका कारण माना जाता है। अगर ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर, पेट में हुआ तो पेट का कैंसर, आंतड़ियों में हुआ तो आंतड़ियों का कैंसर, और अगर ब्लड में हुआ तो ब्लड कैंसर। कैंसर कॉमन डेफिनेशन ये होती है। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में होने वाली गांठ है जो कि फैलने की क्षमता रखती है, किसी भी और ऑर्गन में पहुंचने की, किसी भी और बॉडी के हिस्से में पहुंचने की क्षमता रखती है। अगर वो फैल जाए तो जानलेवा हो जाती है। अगर वो अपनी ही जगह पे समय से ट्रीट कर दी जाए, उसका ढंग से इलाज हो गया और जो साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं उससे अगर आपने इलाज करा लिया तो जान बच जाती है। ये बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं सर आपकी। जो एक फर्स्ट स्टेज होती है उस टाइम पर अगर आप किसी भी बीमारी को पकड़ लेते हैं तो फिर उसके फैलने के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाउ टू रिकग्नाइज दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं और जब भी कोई पेशेंट हमारी ओपीडी में आता है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो ब्रेस्ट ट्यूमर का साइज है, जब वो प्रेजेंट करते हैं हमारे को आके बताते हैं कि वो काफी बड़ा होता है। आपकी कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि इतना बड़ा ट्यूमर ऐसे ऑर्गन में जो कि सुपरफिशियली आप एग्जामिन करने के लिए अवेलेबल है, आप रोज नहाते समय उसको टच कर सकते हैं, फिर भी ट्यूमर हुआ, ब्रेस्ट में चेंजेस आए, आपको पता कैसे नहीं चला? सो हमेशा जो आंसर ये आता है कि क्योंकि इसमें दर्द नहीं हो रहा था इसलिए मुझे लगा ये कैंसर नहीं है। तो जो फर्स्ट सिम्टम और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो किसी को नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि एक दर्द ना करने वाला ट्यूमर या गांठ कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अ पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट, आर्मपिट, बगल या गला, ये ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम है और ये चीज बहुत कॉमनली लोग मिस कर जाते हैं। सो कॉमनेस्ट सिम्टम इज अ पेनलेस लंप। सेकंड, ब्रेस्ट में चेंजेस जैसे कि स्किन मोटी हो जाना या फिर कोई अल्सरेशन हो जाना, निपल से
खून निकलना या कोई भी डिस्चार्ज होना, कभी कभी डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात होती है, स्पेशली पीरियड्स के आसपास या ओव्यूलेशन के टाइम 1-2 ड्रॉप निकलना, क्लियर डिस्चार्ज नॉर्मल बात है। बट अगर वो कंटिन्यूस है या प्रोफ्यूज है, प्रोफ्यूज की डेफिनेशन होती है कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा ब्रेस्ट निपल में से डिस्चार्ज आ रहा हो, पानी का रिसाव हो रहा हो या खून का रिसाव हो रहा हो या काले रंग के पानी का रिसाव हो रहा हो, ये ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम है। इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए और स्पेशली अपने आप से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार गलती हम ये कर देते हैं। मुझे ना जब दादियां हमारे पास आती हैं तो बोलती हैं कि पोता मेरी गोद में खेल रहा था, उसने सिर मार दिया, इस वजह से सूजन आ गई। मेरे को है कुछ नहीं। हम ना हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से उसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्नोसिस का काम हमारा है। आप आके सिर्फ बताइए क्या दिक्कत है, हम आपको बताएंगे किस वजह से। सेल्फ चेक इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा अवेयर होना कि ये कैंसर भी हो सकता है, इम्पोर्टेंस है। ऑल्दो ब्रेस्ट में लंप होना एक बहुत कॉमन बात है, 100 में से 10 बारी ही आपको कैंसर मिलेगा उसमें से, और यंग लड़की होगी तो 100 में से 1 बार ही कैंसर मिलेगा। बट वो 99 कौन से हैं और वो एक लड़की कौन सी है जिसको कि यंग एज में कैंसर आ जाए, ये आप नहीं बता सकते। ये जो पेशेंट है वो नहीं बता पाता है। आपको उस चीज के लिए एक डॉक्टर को दिखाना और उसकी ढंग से जांच करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक डॉक्टर गर्विक 20 to 30 की एज में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जांच करवाते रहें। जाएं। ये एक जो लैक ऑफ नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ज्यादा, इसीलिए अवेयरनेस रेज करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे ब्रेस्ट नर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे जो पेशेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, केयर गिवर्स हैं, ये लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्टूबर मंथ जो अभी बस खत्म हुआ, उसको पिंक अक्टूबर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इसको ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ माना जाता है। हर हॉस्पिटल जो एक सब्सटैंशियल लेवल ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट कर रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करता है, जिसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी इंटरव्यूज, टॉक्स और करते हैं ताकि लोगों में उसके बारे में जानकारी बढ़े। ऐसी चीज़ें पूरे साल होती रहती हैं, बट उस समय पे थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाता है। बहुत बार वॉकाथॉन्स, मैराथन, साइक्लोथॉन्स ये सब होती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बेसिकली कंडक्ट की जाती है ताकि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़े। ब्रेस्ट कैंसर अगर समय से ट्रीट कर लिया जाए तो 100% क्योरेबल है। समय से ट्रीट करने का एक डेफिनेशन आपको बताता हूँ। जैसे 6 सेंटीमीटर का अगर ट्यूमर है तो उसमें सर्वाइवल 60% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 60% का मतलब है कि एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल खत्म होने के बाद 60% लोग जो 6 सेंटीमीटर के ट्यूमर से शुरू हुए थे वो बिल्कुल ठीक होंगे। 40% में या तो बीमारी वापस आ चुकी होगी या फिर बीमारी की वजह से उनकी जान जा चुकी होगी। अगर यही ट्यूमर साइज मैं एक जो आपको एवरेज ट्यूमर साइज जो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में देखता हूँ वो 2.8 सेंटीमीटर है। 2.8 सेंटीमीटर के ट्यूमर साइज पे सर्वाइवल अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90% है। मतलब एट द एंड ऑफ 5 years 90% ऑफ दीज विमेन विल बी डिजीज फ्री, उनको बीमारी नहीं होगी। 10% लोगों को शायद बीमारी वापस आ चुकी होगी या फिर 10% लोगों को उनमें से कुछ लोगों की जान जा चुकी होगी। यही चीज़ जब हम न्यूयॉर्क में देखते थे तो जो ट्यूमर साइज है वो 1 सेंटीमीटर से कम है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। उनका सर्वाइवल है 100% एट द एंड ऑफ 5 years। ये जो साइज है ये सिर्फ यही बताता है कि जो ट्रीटमेंट हम ऑफर कर रहे हैं वो सेम है, चाहे मैं भारत में कर रहा हूँ, चाहे मैं यूएस में कर रहा हूँ, यूके में कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट सेम है। कीमोथेरेपी ड्रग्स सेम है, रेडियोथेरेपी सेम है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट हम लोग भी ऑफर करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट वो लोग भी ऑफर करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इस बात पे आता है कि जब आपने डॉक्टर को प्रेजेंट किया उस टाइम पे साइज क्या था। अगर साइज छोटा है 100% क्योर है, साइज बड़ा है तो क्योर रेट कम होता जाता है और जो थेरेपीज जो हम यूज करते हैं वो भी कम हो जाती है। तो इससे पहले कि डरो कि एक छोटी गांठ आ गई, अगर कैंसर निकल आया इसलिए मैं दिखाने नहीं जाऊंगी या इसलिए मैं दिखाने नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है कि दिखा लो, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये गलती से कैंसर निकल आए और आपने छोटे साइज में उसको पकड़ लिया है, ये आपकी जान नहीं लेगा। जो नंबर ऑफ थेरेपीज हैं वो भी कम लगेंगी और आज के दिन में
कुछ लेडीज है, एक सब टाइप ऑफ कैंसर है जिसमें 60% ऑफ टाइम हमको कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे सबसे ज़्यादा लोग ये डरते भी हैं। बहुत हवा है कीमोथेरेपी में बताते हैं कि 3rd स्टेज तक आते आते लाइक डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आदमी ऐसे मरा हुआ महसूस करता है, तो ऐसा है क्या? कीमोथेरेपी बहुत चेंज हुई है एक्चुअली, जो बेसिक ड्रग्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। पिछले 15 साल से हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ नए ड्रग्स आए हैं। कीमोथेरेपी की बात करूँ, टारगेटेड थेरेपी एक अलग चीज़ है, इम्यूनोथेरेपी अलग चीज़ है, उसको बाद में बात करते हैं। बट कीमोथेरेपी बहुत चेंज नहीं हुई है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, बट साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स आ गए हैं, जिसकी वजह से अब, जैसे हम पहले सुनते थे कि कीमोथेरेपी लेते हुए किसी का वो बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई और जान चली गई, ऐसा अब रेयरली सुनने में आता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग इम्प्रूव हो गई है, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है। सो मच सो अब जैसे बाल झड़ना लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक वो सुंदरता से रिलेट करते हैं कि बाल अच्छे हैं तो सुंदर है, और बाल झड़ जाएंगे कीमोथेरेपी से, इसलिए मैं कीमो नहीं लूँगी या कीमो नहीं लूँगा। अब कुछ मशीन्स हैं जिसको हम स्कैल्प कूलिंग मशीन बोलते हैं, जो कीमोथेरेपी के दौरान यूज़ की जाती है, जिससे बाल नहीं झड़ते, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वो हवा हमने, जैसे आपने सही वर्ड यूज़ किया, वो हमने मन में बनाया हुआ है। वो एक्चुअली अब इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं रही है। सो मच सो कि बहुत लोग जो जिनको मैंने ट्रीट किया और वो आज के दिन में भी मीडिया में काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ को जैसे पहले कर रहे थे। थोड़ा ये भी बताइए कि कितनी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज पे हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं? थोड़ा डॉक्टरी भाषा में आप जब समझाएंगे तो शायद लोग उसको बेहतर। ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जब ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से छोटा हो। स्टेज 2 और मतलब कहीं पे फैला ना हो। स्टेज 2 होता है जब 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच का ट्यूमर है और शायद बगल तक पहुंच गया है। बगल मतलब ब्रेस्ट में जो पहला स्टेशन ऑफ स्प्रेड होता है वो बगल को बोला जाता है, आर्मपिट को बोला जाता है। और वहाँ पे 1-2 नोड्स अगर हैं, 1-2 गांठें हैं, तो उसको हम स्टेज 2 में मान लेते हैं। स्टेज 3 होता है अगर चमड़ी पकड़ी गई है, स्किन में पहुँच गया है, ब्रेस्ट के अंदर नहीं रह के चमड़ी पे अल्सर बना गया है, या फिर बगल में एक मोटी गांठ आ गई है जो बहुत बुरी तरीके से उसको पकड़ रही है, या फिर गले तक कैंसर पहुंच गया है, उसको स्टेज 3 बोलते हैं। स्टेज 4 बोलते हैं जब कैंसर फैल जाए पूरी बॉडी में। ये लाइलाज तब होता है, या उसको भी लाइलाज नहीं बोलते हैं, उसमें इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है। जब कैंसर का हम अर्ली स्टेज में फर्स्ट और सेकंड में इलाज कर रहे होते हैं तो कंप्लीटली क्योरेबल होता है। किस ट्रीटमेंट में मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके अकॉर्डिंग? हार्मोन थेरेपी में। ओके। ब्रेस्ट कैंसर कौन से सब टाइप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है ट्रिपल नेगेटिव जो अग्रेसिव होता है, एक होता है HER2 पॉजिटिव जो उससे थोड़ा कम अग्रेसिव होता है और उसके लिए टारगेटेड थेरेपी जो मैंने महंगी वाली थेरेपी के बारे में बात की वो, और एक होता है हार्मोन पॉजिटिव कैंसर। हार्मोन पॉजिटिव कैंसर बॉडी की हार्मोनल मैनिपुलेशन से कंट्रोल हो जाता है। सर्जरी वगैरह भी लगती है बट हार्मोनल मैनिपुलेशन उनको लंबे समय के लिए दिया जाता है। 5 से 10 साल के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें गोलियां खानी होती है। ये सबसे आसान कैंसर ट्रीट करना होता है और उनका जो ये भी बहुत कम होते हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। पेशेंट लंबे समय के लिए पेशेंट टॉलरेट भी करते हैं। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी भी बहुत कम होती है क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत महंगी नहीं है होता है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये महिलाओं के लिए भी एप्लीकेबल होता है सर कि अगर कैंसर आपको हो गया तो आपको कुछ अलग नज़र से देखने लग जाते हैं लोग, या फिर लॉज का, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये केवल आपका फिजिकल नहीं इमोशनल भी डैमेज होता है। जब भी कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की बात नहीं है, किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो, उसमें केयर गिवर की उतनी ही इम्पोर्टेंस रहती है जितना, और जितना अच्छा केयर गिवर है, मतलब जितने अच्छे उनके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उतना इजी उनको ट्रीटमेंट लेना हो जाता है। क्योंकि एक तो ये एक बार का कोर्स नहीं है, आपने एक बार ट्रीटमेंट ले लिया और ख़त्म हो गया। आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है, कीमोथेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, रेडियोथेरेपी भी लेनी पड़ सकती है, कुछ समय लगता है, साल लग जाता है कई बार। अब उस पूरे साल में एक ही इंसान अगर उनको सिर्फ सपोर्ट कर रहा है तो वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे घर में कोई कैंसर पेशेंट निकले तो उसको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें। अब ये बोलना आसान है, जब हम एक्चुअल में
मैं बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में भी काम करता हूँ, बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स में भी काम करता हूँ, तो उसमें कुछ बहुत बुरी कहानियाँ भी सामने आती हैं जिसको सुन के लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत शुरू की बात है मेरे करियर की। तब एक लड़की अराउंड 18-19 ईयर्स, 19 साल की लड़की, जिसको कैंसर डायग्नोस हुआ था और उसके स्टेज 4 कैंसर था। वो हमको पता था कि बहुत मुश्किल है कि बहुत लंबा जी पाएंगी। उनकी सिर्फ ये चाहत थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए ठीक कर दिया जाए ताकि मेरे ससुराल वालों को मैं ये दिखा सकूं कि मैं बेकार नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बेकार बोल के घर से निकाल दिया। अब ये थॉट प्रोसेस के भी लोग हैं। अब इसको कैसे बदला जाएगा, समाज कैसे इसकी तरफ डिफरेंट देखेगा, ये तभी हो सकता है कि जब हम उस बीमारी को ये समझ के रखें कि ये कभी भी कोई बायस नहीं रखती है। कल अगर आपकी बहू को आज कैंसर हो रहा है तो हो सकता है कल आपके घर में किसी और को भी हो सके। आप चाहेंगे कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो या आपके बेटे के साथ ऐसा हो कि उसका परिवार उसको छोड़ दे क्योंकि उसको कैंसर हो गया। तो ये मतलब समाज एज अ सर्जन आप अपने पेशेंट को वो इमोशनल बूस्ट कैसे देते हैं? देखिए, एक तो हम लोग को ना ट्रेनिंग दी जाती है कि बैड न्यूज़ को कैसे तोड़ा जाए, मतलब बताया जाए। बट इमोशनल सपोर्ट के लिए हम लोग अपने सब पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं। हम सब के अभी भी आप मेरा अगर फ़ोन देखेंगे तो 2 सपोर्ट ग्रुप्स के वो रहते हैं जिसमें हम उनको कोशिश कराते हैं ऐसे लोगों से मिलवाने का। जैसे ही वो डायग्नोसिस आता है हम कहते हैं कि आप अगर इमोशनली अवेलेबल हो इस बात के लिए तो आप एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सपोर्ट ग्रुप कैसे हेल्प करते हैं? बेसिकली सपोर्ट ग्रुप बनते हैं उन्हीं पेशेंट से जो ट्रीट हो चुके हैं, उनके केयर गिवर्स भी उसमें होते हैं। अब सपोज एक पूरी फैमिली एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करती है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप डॉक्टर से नहीं पूछ सकते, चाहे वो पर्सनल रीजंस की वजह से हो, चाहे वो इस वजह से हो कि मैं शायद इतना टाइम नहीं, ऑल्दो हम जब भी कोई नया पेशेंट देखते हैं 30-40 मिनट देने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इमोशनल लेवल पे हम नहीं आंसर कर पाते। तो ऐसा इंसान जो इस जर्नी से गुजर चुका है और वो अदर एंड ऑफ द टनल पे है, जिसको पता है कि इस बीमारी का अंत है और मैं ठीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, वो जब हाथ पकड़ के आपको दूसरी तरफ लेके जाता है तो आपको समझ में आता है कि ये पॉसिबल है। वो बहुत मेजर इमोशनल सपोर्ट होता है। वो शायद हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग ब्रेस्ट नर्सेज भी रखते हैं जो ब्रेस्ट केयर नर्सेज होती हैं, सिर्फ कैंसर केयर के दौरान उनको हेल्प करने की कोशिश करती हैं, बट वो चीज़ ना लिमिटेड होती है सिर्फ हॉस्पिटल तक। केयर सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं लाइफ तक, मतलब वो लोग इकट्ठे होते हैं, हमारी एब्सेंस में भी कई जगह पे मिलते हैं। जैसे किटी चलती है ना, वैसे वो लोग चलते हैं कि किसी का कोई पार्टी है, किसी के घर में शादी है, ये लोग आपस में मिल लेते हैं, आपस में कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो मदद करते हैं। कैसे बचा जाए सर कैंसर से? देखिए, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि किस वजह से कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या क्या है। सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर जो कैंसर का है वो है ट्रंकल या सेंट्रल ओबिसिटी, पेट पे पाँच चढ़ना। और अनफॉर्चुनेटली एज इंडियंस, एज एशियंस, हमारे ऊपर जब मोटापा आता है तो पेट पे ही सबसे ज़्यादा आता है, तोंद निकलती है पहले। स्ट्रेस से भी है। तो अब उसमें हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना, ये तो सबसे बेसिक वो है कि ये तीनों चीज़ होनी ही चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है 40 मिनट कम से कम 5 दिन इन अ वीक जिसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क आधा हो जाता है। स्मोकिंग नहीं कर सकते, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। समय से पहली प्रेगनेंसी, 30 साल के उम्र से पहले अगर पहली प्रेगनेंसी हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को मतलब ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कम हो जाती है उससे। अब ये बोलना बहुत आसान है, एक्चुअली में इसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोला गया है, बट इसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आपके घर में, अब हम लोग पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, एक समय लगता है जिसमें आपको, जब तक आप सेटल हो पाते हो लाइफ में, उसके बाद आप शादी और बच्चे के बारे में सोचते हो, या शादी पहले कर भी लो तो बच्चे के बारे में उसके बाद सोचते हो आप। तो वो एज 30 साल तक हो जाती है आजकल, ये देखा गया। तो
अगर हम ये रिस्क फैक्टर को नहीं कम कर सकते, बाकी के रिस्क फैक्टर कम कर सकते हैं। रेगुलरली एक्सरसाइज करके, अपने खाने पीने पे कंट्रोल करके, अपने बाकी आदतों पे कंट्रोल करके ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड किया जा सकता है। और स्पेशली जो लोग जो स्तनपान कराने वाली माएँ हैं, वो कम से कम 1 साल अपने बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं। अगर पूरे जीवन काल में 2 साल तक अगर आपने स्तनपान कराया है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। कई बार काफ़ी एडवांस स्टेज पे जाके भी आपने ट्रीट किया होगा पेशेंट्स Yes. को, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ट्रीटमेंट हम हर स्टेज का करते हैं। बहुत बार रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, पर बहुत बार रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, तो वो आपके लिए इमोशनली ड्रेनिंग होता है। आप जब एक एडवांस कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे जान को खतरा है। जब अगर जान को खतरा बढ़ता है, तो हम इमोशनली पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हो चुके थे। 6 महीने तक आप अगर किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको बार बार ओपीडी में आके मिलता है, और आप फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आपको पता है कि ये पेशेंट नहीं बचेंगे, तो आप इमोशनली थोड़ा विड्रॉ होने की कोशिश करते हो। वो एक्सपीरियंस बार बार ना झेलना पड़े, इसी की कोशिश करते हैं कि पेशेंट, इसलिए कहते हैं कि जल्द से जल्द बता दीजिए, जल्द से जल्द चेकअप हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए। पेशेंट की तरफ से आयुष्मान योजना है, इसके अलावा जो कैंसर पेशेंट्स हैं, वो क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं? आपको लगता है कि क्या वो सेटिस्फैक्ट्री हैं क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार जो कोशिशें कर रही है, या फिर हॉस्पिटल्स की तरफ से जो फ्री इलाज दिए जा रहे हैं कई जगह, तो क्या वो है, सेटिस्फैक्ट्री है क्या कैंसर पेशेंट्स के लिए? दैट ऑल आर इनफ सिचुएशन को देखते हुए। देखिए, एक इसका जो पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है कि दैट दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड रह चुका हूँ। 10 साल मैंने वहाँ काम किया है, और बहुत सारे नए कैंसर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, बहुत सारे। झज्जर में एक नया कैंसर NCI जो एम्स का ही पार्ट है, कैंसर इंस्टीट्यूट खुला है। क्या वो काफ़ी है हमारे केस लोड के लिए? नहीं। सच बात यह है कि वो नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे और जितने पेशेंट्स हम देख रहे हैं, उसकी वजह से, चाहे हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की बात करें, NCI की बात करें, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका केस लोड इतना ज़्यादा है कि वेट लिस्ट बहुत लंबी होती है। इसलिए नए हॉस्पिटल्स, नए गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि आ भी रहे हैं, इनकी ज़रूरत है, और करने की ज़रूरत है। लेटेस्ट मशीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करने की ज़रूरत है, जिससे जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ़र कर पाते हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑफ़र हो सके। क्या ऐसी मशीन्स कई जगह है, बट अगेन अवेलेबिलिटी, जो नंबर ऑफ पीपल हु रिक्वायर इट एंड द नंबर ऑफ मशीन्स विच आर अवेलेबल और नंबर ऑफ वो थोड़ा कम है। उसको अप टू द मार्क लाने की ज़रूरत है। बट शायद ये कहानी हमारे पूरे हेल्थ केयर की है, सिर्फ कैंसर की नहीं है। हेल्थ केयर को हर जगह से हमारा जो GDP स्पेंडिंग है टुवर्ड्स हेल्थ केयर, वो इम्प्रूव हुआ है, बट अभी भी लॉट ऑफ वर्क टू डू इज़ रिक्वायर्ड। वन मोर थिंग कि ये जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं तमाम चीज़ें, उसमें एक ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट स्टेज पे आपने रिकग्नाइज़ कर लिया, आप डॉक्टर के पास चले भी गए, बट हाउ अफोर्डेबल इट इज़, बिकॉज कीमोथेरेपी के बारे में आप बता रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट के साथ साथ उतना ही वो आम आदमी की पहुँच से बाहर भी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो कुछ कीमोथेरेपी, तो शायद जो बेसिक ड्रग्स हैं कीमोथेरेपी के, जो बेसिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। पर जब जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइप का ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसमें टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, टारगेटेड थेरेपी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है, और मैं किसी का नाम लिए बिना बोलना चाहूँगा, कि अब कुछ बायोसिमिलर्स आ गए। बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? जो ओरिजिनली ड्रग्स बने थे, उनका जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तो बाकी की फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनके सिमिलर ड्रग्स बना देती हैं, जिनका एक्शन और एफिकेसी सेम रहता है। तो ऐसे बहुत सारे बायोसिमिलर्स मार्केट में आ जाते हैं, जिनकी वजह से रेट कम हो जाता है। तो ऐसे इंडिया में टारगेटेड थेरेपी के लिए कुछ बायोसिमिलर्स आ गए हैं। व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू यू? अगर एक नॉर्मल आदमी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहा है, वो अपना इलाज चाहता है, अच्छे हॉस्पिटल में चाहता है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो सब टाइप और स्टेज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारा सब टाइप टारगेटेड थेरेपी वाला है, तो एक्सपेंडिचर कैन गो अप टू 25 to 30 लाख रुपीस।
फॉर विद बेसिक ट्रीटमेंट्स। बट अगर हमारा हार्मोन पॉजिटिव अर्ली स्टेज कैंसर है, जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे कम वो होता है, उसमें हार्डली 5 से 6 लाख रुपए में पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी पकड़ें उसको, क्योंकि आप जल्दी पकड़ेंगे, ट्रीटमेंट भी कम लगेगा, खर्चा भी कम होगा और सर्वाइवल भी ऑब्वियसली बेटर है। तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत वेरी करती है, तो एक बॉलपार्क फिगर देना बहुत मुश्किल बात है, बट असेंशली दैट इज़ द कॉस्ट जो पैसे के रूप में बाहर जा रही है। पर जितने वर्क डेज लॉस्ट हुए हैं फॉर द पर्सन जो जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका वर्क डेज भी खराब हुआ ना, और जो साथ में केयर गिवर है उसका वर्क डे लॉस भी हुआ। साथ में अगर और किसी का भी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन से वो है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड करता है, तो उस पर्टिकुलर पोस्ट का भी वर्क डे लॉस हुआ। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो इतनी बड़ी कॉस्ट है कि हम उसके बारे में इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कि ब्रेस्ट अगर चली भी जाती है तो उसको रीप्लांटेशन किया जा सकता है, किया जा सकता है। री इम्प्लांटेशन, रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो हम इम्प्लांट के साथ सिलिकॉन से बना देते हैं, जिसमें सिलिकॉन के प्रीमेड इम्प्लांट आते हैं, जिसको ब्रेस्ट की पॉकेट में, स्किन की पॉकेट में रखा जाता है। दूसरा, हम पेट के मांस से निकाल के उसको ब्रेस्ट को बना सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हमारे पास ब्रेस्ट वॉल्यूम, अगर सपोज पीठ पे बहुत मांस है तो मसल लेके, फैट लेके, स्किन लेके उसको आगे की तरफ रोटेट करके हम उसके अंदर इम्प्लांट रख देते हैं। नॉट वेरी, इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एक्चुअली। अगर मैं किसी भी सर्जरी की कॉस्ट में रिकंस्ट्रक्शन ऐड करूं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऐड नहीं होती है। पर अगर वो सर्जरी के साथ हो तो, अगर सर्जरी के बाद, एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद भी की जा सकती है। मतलब किसी को कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया, 1-1.5 साल बाद लेडी को अब लगता है कि मुझे ब्रेस्ट बनवाना है, तो वो बनवाया जा सकता है। बट वो जनरली हमारी इंश्योरेंसेस कवर नहीं करते हैं। पर अगर हम सर्जरी के साथ कर रहे हैं तो इंश्योरेंसेस कवर कर देती हैं। जो है वो अपने जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है उससे भी देखने लग जाती हैं इस बीमारी बहुत को ज़्यादा, कई बार। बहुत ज़्यादा। ये भी उनके लिए भी तो इसके इलाज में ही एक्चुअली मैंने आपको बोला बाल चले जाते हैं, तो आप बहुत लोग इस चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं। तो हम उसके लिए अब आपको बताया स्कैल्प कूलिंग मशीन। जो मैंने आपको ऑन्कोप्लास्टी के बारे में बताया, ऑन्कोप्लास्टी एक्चुअली एक टेक्निक है सर्जरी में जिसमें हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। महिलाएं ब्रेस्ट को, और हमारा कल्चर इन जनरल ब्रेस्ट को फेमिनिटी के साथ एसोसिएट करता है, और ये नॉर्मल बात है। आप हमारे पुराने मंदिर देख लीजिए जिसमें एक फेमिनिन गॉडेस is always a bustful goddess and that is seen very usually. तो अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट में ब्रेस्ट को निकाल देते हैं, कैंसर जाने के बाद भी उसकी जो परछाई है वो दिमाग पे रह जाती है। जब वो लेडी सोसाइटी में जाती है तो उसको कोई ना कोई ये याद दिला देता है कि आप कैंसर पेशेंट थे। तो इसलिए अब हम कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम केसेस में ये पॉसिबल भी हो जाता है कि हम ब्रेस्ट बचा लेते हैं। हम सिर्फ ट्यूमर निकालते हैं। ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन करना, इसको ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्लास्टिक सर्जरी करके, जो मैं खुद करता हूँ, मतलब आसपास का मांस लेके, पेट का, बगल का या पीठ का मांस लेके हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एज अ सर्जन आपको लगता है कि कौन सा सर्जन जो है वो एक इजी गोइंग है, बेस्ट है, या ये सर्जरी बेस्ट रही, उसका कोई क्राइटेरिया होता है क्या, कोई पैमाना होता है? सर्जन कौन इजी गोइंग है, ये इसका पैमाना तो एक्चुअली जनरली यही माना जाता है कि जो रिस्क ले पर मुंह पे शिकन नहीं आने दे। और रिस्क लेना कभी कभी पेशेंट के लिए ज़रूरी, पेशेंट और सर्जन दोनों के लिए ज़रूरी हो जाता है। कई बार ऐसे चैलेंजिंग केसेस आते हैं जिसमें आपको रिस्क के बिना काम नहीं किया जा सकता। अब अगर आप हर सर्जरी को इस तरीके से लेने लगो कि मेरा बीपी और पल्स रेट पेशेंट जितना बढ़ रहा है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करोगे इस लाइन में। आपको थोड़ा सा कूल दिमाग रखना पड़ता है, नहीं अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। सर्जरी के टाइम पे क्या चलता है दिमाग में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चलता। वो मेडिटेशन है, उस समय सब शांत हो जाता है। मुझे लगता है कि कोई सर्जरी करते हुए लगता है कि ये मेरी पहली सर्जरी है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। हर सर्जरी पहली सर्जरी होती है, क्योंकि आपको उतनी इंपॉर्टेंस से करनी पड़ती है। आप उतने ही अच्छे सर्जन हो जितनी सर्जरी, जब आप आपके पास टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है जिसकी ऑपरेशन चल रही है, आप उतने ही अच्छे सर्जन। आपकी पहले 1 करोड़ सर्जरियाँ अच्छी हो चुकी है, अगर ये खराब हो गई
तो आप बुरे सर्जन हो, उस पेशेंट के लिए भी और अपने लिए भी। तो अ सर्जन इज़ एज गुड एज द करंट सर्जरी। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का कुछ होता है? बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट में जाके कुछ भी ऐसा काम करते हो, आप ये नहीं भूल सकते हो कि जो आप रिस्क ले रहे हो वो आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, उस इंसान पे ले रहे हो जो अंडर एनेस्थीसिया आपके सामने लेटा हुआ है। पेशेंट इज नॉट सपोर्टिव देन हाउ डिफिकल्ट इट इज? आई फील इट इज़ ऑलवेज लैक ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे सपोर्ट नहीं आता है। अगर आप ठीक से बात करते हो पेशेंट से, अगर आप पहले से समझा के चलते हो कि ये चीज़ें हैं जो गलत हो सकती हैं, अगर आज ये चीज़ें हैं जिसमें गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे मुझे चांस है कि ब्लीडिंग हो सकती है, अगर ये आप पहले से पेशेंट को समझा के नहीं चलते हो तो पेशेंट गड़बड़ करेगा ही। अभी बहुत सारे पेशेंट्स कैंसर से जूझ रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब आप जिस जर्नी पे चले हुए हैं वो जर्नी का जो एंड है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तो। बहुत बार हम ये बोलते हैं कि किसी भी बीमारी का दिमाग पे असर मत होने दीजिए। जितना बड़ा आप उस नाम को अपने दिमाग में बनाएंगे उतना ही बड़ा वो एक्चुअली बन जाएगा। इवेंचुअली हमारा शरीर जो है वो हमारे दिमाग के हाथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी डज एग्जैक्टली व्हाट द माइंड सेज। इफ़ यू एंड दिस हैज़ बीन सीन ऑल्सो, बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग कैंसर जैसी बीमारी को भी इन देयर स्ट्राइड लेते हैं, हाँ ठीक है मुझे बीमारी हो गई, मैं इलाज करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा, वो लोग एक्चुअली बेटर आउटकम दिखाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गर्वित, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। और द चबूतरा के जो दर्शक हैं, निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बहुत सारी दुविधा आपके दिमाग में चलती रहती हैं, वो आज हमारे इस सेशन से, हमारे इस इंटरव्यू से, डॉक्टर गर्वित की एडवाइस से, उनके सजेशन से, उनके एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू very अगैन। much. Thank और you. सभी व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया।